Hello friend, my name is Sagar and welcome to my channel बायोलॉजी सागर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लैक ऑफ बोरोन के नेगेटिव रेगुलेशन को, तो आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन को हम एक और टर्म से कहते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन को हम कैटाबोलाइट रिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। हम कैटाबोलाइट रिप्रेशन टर्म क्यों यूज करते हैं इसको हम बाद में समझेंगे। तो एक बार हम हल्का सा जरा नेगेटिव रेगुलेशन का ओवरव्यू ले लें कि जब नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ रहे थे लैक ऑफ बोरोन का, तो उसमें क्या था, जब लैक्टोज प्रेजेंट था, जब लैक्टोज क्या था प्रेजेंट था, तो हमारा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, तो हमारा बोरोन क्या था ऑन था। और जब हमारा लैक्टोज क्या था एब्सेंट था, तो इस केस में हमारा क्या था, हमारा जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था, तो हम ऑफ था। उस टाइम हमारा लैक ऑफ बोरोन ऑफ था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद ही आप पॉजिटिव रेगुलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर हम पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करें तो जिस तरह हमने नेगेटिव रेगुलेशन में हमने लैक्टोज के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या है, पॉजिटिव रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जैकब एंड मोनार्ड थे जिन्होंने लैक ऑफ बोरोन का कंसेप्ट दिया था, तो जब मोनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मोनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ई कोलाई की सेल ली और ई कोलाई की ग्रोथ को मेजर किया। ई कोलाई की ग्रोथ को चेक किया, किसमें चेक किया, एक मीडियम पे चेक किया, जहां पे क्या था, जिस मीडियम में क्या था, उस मीडियम में ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों थे। एक मीडियम था जिसमें ग्लूकोज भी था और लैक्टोज भी था। उसमें मोनार्ड ने क्या करा, उसमें ई कोलाई की ग्रोथ को चेक कर दिया। तो देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर एक तरफ आपकी कोई फेवरेट डिश होगी, सपोज एक तरफ क्या है राजमा चावल है और एक तरफ क्या है, एक तरफ है खिचड़ी, तो एक नॉर्मली बंदा किसको पहले खाना प्रेफर करेगा? सिंपल सी बात है, राजमा चावल को। क्यों? क्योंकि क्या है, वो उसका फेवरेट फूड है। बाद में खिचड़ी को खाएगा अगर भूख बचेगी जो। ठीक इसी तरह जब मोनार्ड ने ई कोलाई को लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों के मीडियम में, जो दोनों एक ही मीडियम में थे, इस मीडियम में ग्रो कराया, तो मोनार्ड ने देखा कि ई कोलाई सेल लैक्टोज को यूटिलाइज फर्स्ट कर रही है। क्या कर रही है? लैक्टोज का ग्लूकोज का यूटिलाइज फर्स्ट कर रही है और लैक्टोज का यूटिलाइजेशन बाद में कर रही है। क्या कर रही है? ई कोलाई सेल ग्लूकोज को पहले अपटेक कर रही है और बाद में किसका टेकन कर रही है? लैक्टोज को ले रही है। तो मोनार्ड ने देखा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज प्रेजेंस है, सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज is not induced। क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनेगा? जब मीडियम में क्या होगा, जब बॉडी में क्या होगा, लैक्टोज होगा, तभी तो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है तो आप मेरी जो लास्ट वीडियो है, जो लैक ऑफ बोरोन का पार्ट फर्स्ट है, उसको जरूर देखना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है।
तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो सिंथेसिस है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का वो इंड्यूस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ई कोलाई सेल है वो पहले किसको यूटिलाइज कर रही है, वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रही है। तो देखो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉल्ड ग्लूकोज इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्लूकोज इफेक्ट। क्योंकि ग्लूकोज के कारण ही क्या हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या हो रहा है, इंडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसको वो इंड्यूस नहीं हो पा रहा है, मतलब ओनली बेसल लेवल से कम का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो बन रहा है। इतना क्लियर? तो आओ एक पॉइंट और समझते हैं जो हमने अभी सीखा है। तो अगर ई कोलाई की बात करें हम, तो ई कोलाई क्या कर रही है, फर्स्ट यूटिलाइजेशन किसका कर रही है, ग्लूकोज का कर रही है। एंड सेकंड यूटिलाइजेशन किसका कर रही है, लैक्टोज का। और इसी के रिजल्ट से क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, डायऑक्सिक ग्रोथ। क्या बन रही है, डायऑक्सिक ग्रोथ ई कोलाई में देखी जाती है। अब ये डायऑक्सिक ग्रोथ क्या है, इसको हम समझते हैं कि ये डायऑक्सिक ग्रोथ क्या है, इसको हम एक कर्व से समझते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, ये क्या है हमारी डायऑक्सिक ग्रोथ। तो क्या होता है, इसको हम एक समझेंगे ग्राफ से। इस तरफ है ग्रोथ, वाई एक्सिस में ग्रोथ और एक्स पे टाइम। तो क्या हुआ, जब ई कोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया जिसमें ग्लूकोज और लैक्टोज भी दोनों है, तो उसका ग्रोथ कर्व कैसे बना, इसका ग्रोथ कर्व बना इस टाइप से। ये बना इसका ग्रोथ कर्व। अच्छा, इसमें दो क्या है ये, इसको समझते हो। ठीक है, तो जो रेड वाला है इसका मतलब है कि इनिशियली जब जब ई कोलाई हमारा मीडियम में प्रेजेंट था, जब हमारा क्या था, लैक्टोज भी था और ग्लूकोज भी था, तो इनिशियली ये रेड का मतलब है इनिशियली ई कोलाई ने किसको यूज किया, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन किया। किसका यूटिलाइजेशन किया, ग्लूकोज का। और जब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ग्रोथ हुई, ग्लूकोज का यूज हुआ। अब ग्लूकोज धीरे धीरे करके मीडियम से खत्म भी तो होगा क्योंकि ई कोलाई उसको यूज कर रहा है। अब जैसे ही रेड वाला, जैसे ही ई कोलाई की क्या हुआ, जैसे ही ग्लूकोज खत्म हुआ, ई कोलाई ने किसका यूज करना शुरू कर दिया, ई कोलाई ने लैक्टोज का यूज करना, यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर? अब कुछ पॉइंट समझ लीजिए कि जब ग्लूकोज हाई होता है, जब जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन किया गया, तो उस केस में क्या था, एटीपी। एटीपी क्या हुआ, एटीपी हाई कंसंट्रेशन में हुआ, हाई कंसंट्रेशन में पाया गया। असाइक्लिक एएमपी की लो कंसंट्रेशन पाई गई। अब ये कैसी पाई गई इसको हम समझेंगे। ठीक है, कि जब ग्लूकोज था डायक्सिक ग्रोथ में, पहले समझो, जो डायक्सिक ग्रोथ में क्या था कि जब एक मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों था, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया ने पहले रेड वाला क्या है, पहले ग्लूकोज को यूज किया, अपनी ग्रोथ बनाई। तो जैसे ही मीडियम से ग्लूकोज खत्म हुआ तो उसने किसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, उसने लैक्टोज को यूज करना शुरू कर दिया। तो मतलब ग्लूकोज ने क्या करा, तो बैक्टीरिया ने पहले किसको यूटिलाइज किया, ग्लूकोज को किया, बाद में किसको किया, लैक्टोज को किया, जिसके कारण क्या हुआ, ई कोलाई की क्या बनी, दो ग्रोथ बनी। इसलिए उसको कहते हैं डायऑक्सिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व कहते हैं इसको।
ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्या होता है, एटीपी की कंसंट्रेशन हाई होती है, असाइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन लो होती है। आओ समझो इसको, इसका मतलब क्या है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बनता है, साइक्लिक एएमपी बनता है। इसका पूरा नाम क्या है साइक्लिक एएमपी का, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनने के लिए एक एंजाइम की बहुत बहुत जरूरत होती है। उस एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। उसका नाम क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज। तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी तभी बनेगा जब एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या होगा, प्रेजेंस होगा। लेकिन क्या होता है, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। यह इनहिबिट का साइन, ग्लूकोज इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी नहीं बन पाता है। इसीलिए क्या होता है, जब ग्लूकोज होता है तो एटीपी हाई अमाउंट में होता है और साइक्लिक एएमपी लो अमाउंट में होता है। इतना क्लियर। आओ अच्छा, ऐसा क्या होता है कि हमने कहा ना कि हम पॉजिटिव रेगुलेशन को क्या कहते हैं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कहते हैं। तो देखो जब ग्लूकोज जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिर लैक्टोज से, तो सेल क्या है, लैक्टोज का यूज नहीं कर रही, ग्लूकोज का यूज कर रही है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है समझो पहले। सपोज क्या हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ये हमारा कोई जीन सीक्वेंस है। यहाँ पे हमारा क्या है, प्रमोटर है, यहाँ पे कोई रेगुलेटरी प्रोटीन है, यहाँ पे क्या हमारा प्रमोटर ऑपरेटर, और ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई एंड ए, ठीक है। अब क्या है, जब ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल बॉडी है, समझो इसको इतना। ई कोलाई की क्या है, बॉडी है। जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों है तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में ई कोलाई किसको यूज कर रहा है, ग्लूकोज को यूज कर रहा है, लैक्टोज को यूज नहीं कर रहा है। और जब लैक्टोज को यूज नहीं कर रहा है तो इससे क्या बन रहा है हमारा, इससे हमारा सिंपल, हमारा पहले एमआरएनए बन रहा है, फिर हमारा क्या बन रहा है, फिर हमारा रिप्रेसिव प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, रिप्रेसिव प्रोटीन। ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है एक्टिव फॉर्म में होता है। और इसको रोकने के लिए क्या होता है, इसको रोकने के लिए एलोलैक्टोज की जरूरत होती है। और एलोलैक्टोज कब मिलता है, जब लैक्टोज का यूज होगा ना, तभी तो हमें एलोलैक्टोज मिलेगा। जब जब लैक्टोज से क्या होगा, वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ई कोलाई को लैक्टोज का यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, ई कोलाई क्या कर रही है, ग्लूकोज का यूटिलाइज कर रही है, लैक्टोज को नहीं कर रही है, लैक्टोज को लैक्टोज की फॉर्म में रहने दे रही है। तो देखो, तो जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है, तो ये एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये जाके किससे बाइंड हो जाएगा, ये हमारा जाके ऑपरेटर से बाइंड हो गया। अब ये ऑपरेटर से बाइंड हो गया, तो अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आएगा तो क्या ये आगे की ओर मूव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जो हमारी स्ट्रक्चरल जीन है, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा। इतना क्लियर। तो इसीलिए क्या करा, देखो यहाँ पे हुआ क्या, अगर हम पूरा प्रोसेस समझें, जब ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट है, तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हुआ क्या, रिप्रेसिव इफेक्ट हुआ। क्या हुआ, रिप्रेसिव इफेक्ट हुआ। अच्छा, रिप्रेसिव इफेक्ट कैसे हुआ, हुआ ना क्योंकि जो रिप्रेसर प्रोटीन था, इसने ट्रांसक्रिप्शन जीन का, जो स्ट्रक्चरल जीन का, उनका ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं दिया। तो कैसा इफेक्ट हुआ, रिप्रेसिव इफेक्ट हुआ। तो जब रिप्रेसिव इफेक्ट हुआ तो उससे क्या हुआ, हमारा नो
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो जो लैक के स्ट्रक्चरल जीन था उनका ट्रांसक्रिप्शन हो पाया? नहीं हो पाया। तो जब हो ही नहीं पाया तो वो लैक को हम क्या बोलते हैं? एक इंड्यूसिबल ओपरोन बोलते हैं ना। और इंड्यूसिबल ओपरोन में क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो इंड्यूसिबल ओपरोन में क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया तो हमारा क्या कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा? नहीं होगा। नो कैटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कैटाबोलाइट रिप्रेशन हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है? क्योंकि जो हमारा ओपरोन है वो हमारा इस टाइम क्या है? ऑफ है। क्या है हमारा ओपरोन? ऑफ है। तो लैक्टोज का तो कैटाबोलाइट हो ही नहीं पा रहा है, तो हमारा क्या होगा? कैटाबोलाइट रिप्रेशन। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव ओपरोन को हम जो पॉजिटिव रेगुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं कुछ अगले पॉइंट में कि जो हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन है उसमें कौन कौन से प्रोटीन इंक्लूड है रेगुलेशन के लिए। तो अगर हम बात करें तो कुछ प्रोटीन है। एक प्रोटीन है, इसका नाम है सीआरपी प्रोटीन। सीआरपी का पूरा नाम है साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। अच्छा, सीआरपी को एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक नाम और है और वो नाम है सीएपी। इसका नाम है कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। क्या नाम है इसका? सीआरपी बोलो या सीएपी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सीआरपी का नाम क्या है? साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। और सीएपी का नाम क्या है? कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। आओ इस प्रोटीन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सीएपी या फिर बोलो उसको सीआरपी। ठीक है, तो ये क्या है? एक होमोडाइमर प्रोटीन है। क्या है? एक होमोडाइमर प्रोटीन है, मतलब दो यूनिट है सेम। ठीक है, दो सेम यूनिट है। अच्छा, एक्ट एज अ एक्टिवेटर। किसकी तरह काम करता है? एक्टिवेटर की तरह काम करता है। लेकिन ये एक्टिवेटर की तरह काम कब करता है? जब ये किससे बाइंड होता है? जब ये बाइंड होगा, बाइंड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लिक एएमपी। मतलब अगर हमारा सीएपी अगर सिंगल होगा तो क्या होगा? अगर सीएपी अगर क्या होगा? अगर सिंगल होगा तो क्या होगा? ये इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव होगा। और अगर हमारा सीएपी प्लस साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इस फॉर्म में क्या होगा? तो ये क्या होगा? अब एक्टिव होगा। क्या होगा? अब ये एक्टिव होगा। अच्छा, सीएपी से साइक्लिक एएमपी क्यों जुड़ा होगा? क्योंकि सीएपी का नाम क्या है? सीएपी का नाम है, देखो सीएपी को हम सीआरपी भी कहते हैं ना, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। मतलब इसमें क्या है? साइक्लिक एएमपी का रिसेप्टर है। तो यहाँ पे क्या होता है? सीएपी से कौन आके बाइंड होता है? एक मॉलिक्यूल किसका? साइक्लिक एएमपी का आके बाइंड हो जाएगा और कैप सीएपी और साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसी को हम कहते हैं एक्टिवेटर। यही तभी जाके एक्ट होगा और यही करेगा एक्ट एज अ एक्टिवेटर। इतना क्लियर? यही एक्टिवेटर की तरह हमारा एक्ट करेगा। अच्छा, ये ऐसे क्या कर रहा है कि एक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहा है? यह हेल्प कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज की। क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प कर रहा है टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन।
ये आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प कर रहा है कि वो ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करे, कि वो ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करे और जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन हो सके। आओ जरा समझते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो ये है हमारे सपोज कोई डीएनए सीक्वेंस, ये हमारा प्रमोटर हो गया, ये हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रमोटर हो गया, ये हो गया हमारा ऑपरेटर, ये हो गया हमारा Z, Y और A। ठीक है, तो अगर हम एक बात समझ लें, अगर एक बात समझे पहले, जो ये कॉम्प्लेक्स होता है CAP प्लस साइक्लिक AMP, जो ये कॉम्प्लेक्स होता है ये बाइंड करता है कहां पे, कैप बाइंडिंग साइट पे। कहां करता है, कैप बाइंडिंग साइट पे। ये कॉम्प्लेक्स कहां बाइंड करेगा, जहां पे कैप बाइंडिंग साइट होगी। और कैप बाइंडिंग साइट कहां होती है, जो कैप बाइंडिंग साइट होती है वो प्रेजेंट होती है नियर टू प्रमोटर, नियर टू प्रमोटर। तो प्रमोटर का हमारा ये है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी कैप बाइंडिंग साइट होती है। अच्छा, इस कैप बाइंडिंग साइट का, जो कैप बाइंडिंग साइट है, इसका सीक्वेंस की बात करें तो अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चले तो इसका सीक्वेंस होता है TG, TGA और यह है 3 प्राइम की तरफ। ठीक है, तो देखो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ बाइंड होगा, ये हमारा क्या है, कैप बाइंडिंग साइट, जो हमारा क्या होगा, प्रमोटर के पास में होता है। ठीक है, प्रमोटर के पास में ना, देखो नियर टू प्रमोटर है ना, यहाँ पे हमारा साइक्लिक AMP और कैप का हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आके बाइंड होगा। और इस प्रमोटर का सीक्वेंस क्या होगा, अगर ये 5 प्राइम है तो TGA होगा, यह है 3 प्राइम। इतना क्लियर। और ये ऐसे क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को। जो ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी होती है, ये उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है। आओ समझेंगे। तो ये हमारा क्या है, कैप बाइंडिंग साइट जो प्रमोटर के नियर है, यहाँ पे हमारा कौन आके बाइंड होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा CAP है, कैप है। तो कैप बोलो या CRP बोलो, ये आपकी मर्जी है। और इससे कैप में क्या होता है, हमारा कैप में होती है हमारी साइट किसकी, साइक्लिक AMP। ये क्या हमारा साइक्लिक AMP, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैप, या इसको CRP कुछ भी बोला। ठीक है, तो जब क्या होगा, जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में बाइंड होंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज अच्छे प्रकार से प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा और आगे की ओर मूव होगा और जो जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। इतना क्लियर। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब CRP और साइक्लिक AMP आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर CRP सिंगल होगा तो वो क्या करेगा, तो वो बाइंड वो इनएक्टिव होगा, तो इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, तो साइक्लिक AMP क्या होगा, बाइंड नहीं हो पाएगा। और देखो अगर समझो, अगर क्या हुआ, ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चर, ये कोई जीन सीक्वेंस हो गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, ये कोई प्रमोटर है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये हमारा क्या आ गया, प्रमोटर, ये ऑपरेटर, ये Z, Y और A। ठीक है, ये क्या हमारा कैप बाइंडिंग साइट है। अगर हमारा क्या हुआ, सपोज साइक्लिक AMP और कैप का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, तो क्या होगा, हमारा सिंपल रेगुलेटरी प्रोटीन हमारा mRNA बनाएगा। mRNA बन गया, mRNA से हमारा रिप्रेसिव प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसिव प्रोटीन लैकोप्रोन में किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। ये जाके कहाँ बाइंड हो जाएगा, ये जाके ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा
अब आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा साइक्लिक एएमपी और कैप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो प्रमोटर हमारा अच्छे से आके, हमारा आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से आके प्रमोटर में बाइंड हो जाएगा और आगे की तरफ मूव होगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो इतना तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमने पढ़ा था, देखो हमने क्या पढ़ा था कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी कैसे के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम था एडिनाइलेट साइक्लेज, यही था ना। और इसको कौन इनहिबिट करता है, इसको इनहिबिट करने वाला है ग्लूकोज, ठीक है। तो अब ग्लूकोज किस तरह रेगुलेशन पे अपना रोल प्ले करता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या है हमारी, हेडिंग बनेगी हमारी ग्लूकोज कंसंट्रेशन रेगुलेट साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन। इतना क्लियर कि क्या होगा कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन किस तरह रेगुलेट कर रही है साइक्लिक एएमपी के कंसंट्रेशन को। तो हमने क्या, अगर हम यहाँ देखें कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन से, क्योंकि अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो साइक्लिक एएमपी कम होगा, अगर साइक्लिक एएमपी कम होगा तो ग्लूकोज क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना क्लियर। तो आओ समझते हैं कि ग्लूकोज किस तरह क्या कर रहा है, साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर समझो कि मीडियम में क्या है, ग्लूकोज ज्यादा है, सपोज ये क्या है, ये मैं लिख रहा हूं, ये हमारा कोई जीन सीक्वेंस, यह है प्रमोटर, यह है रेगुलेटरी, यह है प्रमोटर, यह है ऑपरेटर, यह है जेड, यह है वाई और यह है ए। इतना क्लियर। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैप बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये हमारी क्या है, सपोज पूरी हमारी क्या है, ई कोलाई की क्या है, सेल है, ठीक है। अब देखो अगर क्या है, ग्लूकोज ज्यादा है, फर्स्ट केस क्या है, जब क्या है ग्लूकोज हाई है। तो अगर ग्लूकोज हाई है तो क्या, अब मुझे बताओ अगर ग्लूकोज हाई है तो ई कोलाई क्या लैक्टोज को लेगा, ई कोलाई लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले किसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया क्योंकि इसका प्रमोटर है, इससे हमारा क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बना, इससे क्या बना हमारा, इससे हमारा बना रिप्रेसिव प्रोटीन बना, रिप्रेसिव प्रोटीन हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव होगा ना। अब एक्टिव है क्योंकि लैक्टोज का तो ब्रेक डाउन हो रहा है नहीं, तो क्या करेगा, जाके सीधा किससे करेगा, बाइंड होगा ऑपरेटर से। तो देखो यहाँ पे हमारा रिप्रेसर आके बाइंड हो गया है, ये क्या हमारा रिप्रेसर, ठीक है, आके हमारा बाइंड हो चुका है। तो बताओ अब अगर क्या होगा, पहली बात तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं होगा, अगर बाइंड होगा भी तो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा, और क्या ये आगे की ओर मूव करेगा, नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, हमारा जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो मतलब ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, आप समझो, जब ग्लूकोज हाई था, यहां समझो, ठीक है, जब ग्लूकोज हाई था तो क्या हुआ, ये एरो मार के देख रहा हूं, ठीक है मैं। तो जब ग्लूकोज हाई था तो ग्लूकोज ने किसको इनहिबिट करा, एडिनाइलेट साइक्लेज को, उसने एडिनाइलेट साइक्लेज को क्या करा, इनहिबिट कर दिया। अब जब एडिनाइलेट साइक्लेज इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, फिर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, सिंपल सी बात है, लो होगी ना। जब साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन लो होगी तो उससे क्या होगा, हमारा कैप
प्लस साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। जब कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा तो कैप अकेला बच जाएगा। अकेला कैप क्या होता है? इनएक्टिव। अकेला कैप क्या होता है? इनएक्टिव होता है। और क्या होगा? हमारा बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा। अच्छा, इसको फिर समझो, यहाँ पे कुछ मिसिंग रह गया। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये तो हमारा हुआ, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, जब हमारा ग्लूकोज हाई था तो क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पे क्या प्रोटीन है, कैप प्रोटीन है, यहाँ पे कैप बाइंडिंग साइट है ना, यहाँ पे कैप बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पे हमारा कैप बाइंडिंग साइट से हमारा कैप प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाया। कैप प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाया, कैप प्रोटीन और हमारा क्या है, साइक्लिक एएमपी। ठीक है, हमारा साइक्लिक एएमपी, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैप है। तो जब आपस में कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाए तो यहाँ पे आके क्या हुआ, ये रह गया इनएक्टिव। क्या रह गया? ये इनएक्टिव। अब इनएक्टिव रह गया तो यह इसने क्या करा फिर, इसने क्या करा फिर, अब इनएक्टिव रह गया तो रिप्रेसर आया, ऑपरेटर से बाइंड हो गया, और आरएनए पॉलीमरेज की क्या हुआ, एफिनिटी भी प्रमोटर से कम हो गई। तो अब आरएनए पॉलीमरेज हमारा आगे बढ़ नहीं पाया। आरएनए पॉलीमरेज जब आगे नहीं बढ़ पाया तो बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ये केस कब था? जब हमारे क्या था, ग्लूकोज क्या था, हाई कंसंट्रेशन में था। अब सेकंड केस समझो। सेकंड केस क्या है, जब ग्लूकोज क्या है, लो कंसंट्रेशन में। तो आओ समझते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सपोज ये हमारा कोई स्ट्रक्चर, कोई जीन सीक्वेंस हो गया, ये हमारा हो गया प्रमोटर, ये हो गया हमारा रेगुलेटरी जीन, ये हो गया हमारा प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर, ये हो गया Z, Y और A, और ये क्या हमारा कैप बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब क्या होगा, जब ग्लूकोज लो होगा तो उस केस में क्या होगा समझो। जब ग्लूकोज लो होगा तो जो ग्लूकोज एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर रहा था वो क्या कर पाएगा, एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो जब ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या होगा, हमारा एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेगा, क्योंकि हमारा एडिनाइलेट साइक्लेज इनहिबिट नहीं हो रहा क्योंकि ग्लूकोज कम है। जब हमारा एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेगा तो हमारा कैप प्लस साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारा एक्टिवेटर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को क्या करेगा, बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज करता है। किससे? प्रमोटर के साथ। ठीक है, तो आओ समझो। तो अभी क्या है, सेल के अंदर क्या है, ये क्या है, ई कोलाई की सेल है, ई कोलाई की सेल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ग्लूकोज लो है, और क्या है, ग्लूकोज क्या है, हमारा लो है। तो जब ग्लूकोज लो होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा कैप जो है वो कैप बाइंडिंग साइट से आके बाइंड हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कैप है, हो गया। तो कैप से आके कौन बाइंड होगा, कैप से आके बाइंड हो जाएगा हमारा, कौन बाइंड होगा हमारा कैप से आके, साइक्लिक एएमपी। अब ये क्या हो गया, अब ये एक्टिव हो चुका है। तो क्या होगा फिर, अब आरएनए पॉलीमरेज कूदता हुआ आएगा। आरएनए पॉलीमरेज आया और भाग के आगे गया और जीन का क्या कर दिया, उसने ट्रांसक्रिप्शन करा दिया बेसल लेवल से ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे क्या बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, ये सिंबल थोड़ा गलत लग गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा, लोअर देन बेसल लेवल। यहाँ पे क्या होगा, बेसल लेवल से ज्यादा का ट्रांसक्रिप्शन होगा, कि बेसल लेवल से ज्यादा का ट्रांसक्रिप्शन होगा हमारा
तीनों स्ट्रक्चरल जीन का। इतना क्लियर? एक बार उसको फिर समझते हैं कि जब क्या होगा, जब हमारा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होगी तो उस केस में क्या होगा, जब ग्लूकोज हाई होगा तो हमारा ग्लूकोज है वो एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा। तो क्या होगा, एटीपी से हमारा साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो साइक्लिक एएमपी क्या बहुत कम लो अमाउंट में बनेगा, तो कैप का और साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। जब कैप का साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया तो हमारा कैप सिंगल रह गया, इनएक्टिव रह गया। अब बेस सेल लेवल से कम का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। बेस सेल लेवल से कम का क्या हुआ, हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, जब ग्लूकोज हमारा क्या था, जब ग्लूकोज हमारा लो कंसंट्रेशन में था, तो जब ग्लूकोज लो में था तो उस केस में क्या हुआ, हमारा एडिनाइलेट साइक्लेज का हमारा इनहिबिट नहीं हो पाया। हमारा जो एडिनाइलेट साइक्लेज था ग्लूकोज उसको इनहिबिट नहीं कर पाया और एटीपी से साइक्लिक एएमपी बन गया हमारा। तो अब साइक्लिक एएमपी कैप से बाइंड होके उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बना दिया उसने, कॉम्प्लेक्स बना दिया। वो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा और एक्टिवेटर ने क्या करा, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर दिया और जीन का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो फिर आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि पॉजिटिव रेगुलेशन लैक ऑफ के केस पे कैसा होता है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो इसका लैक ऑफ का पार्ट 3 होगा। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ केस पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर हाई हो तो क्या होगा, लैक्टोज की कंसंट्रेशन अगर लो हो तो क्या होगा, या साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन हाई या लो तो होगा, इनमें क्या होगा। तो अगली वीडियो में हम इन सब केसेस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।